चलो देखो यार, हम पढ़ क्या रहे, कंपनीज एक्ट 2013। यार ये कानून तो हमने कई बार सुन लिया कि सर एक लॉ है जो किसके ऊपर लगता है, कंपनी के ऊपर। बट ये बातें लिखी कहां है, सेक्शन 1 के अंदर, कि सर ये कानून किस पर लगेगा। यानी सेक्शन 1 क्या बताता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी, कि ये किस पर एप्लीकेबल होगा। अभी मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा और आपको ये पूरा सेक्शन बड़ा वाला एक झटके में आ जाएगा। यानी सर एक छोटा सा कहानी, एक छोटी सी मंत्र, और ये बड़ा सेक्शन आपके कवरेज में आ जाएगा। सुनते ही ये मंत्र। सर एक लाइन लॉ में ना बड़ी फेमस है, स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल। अभी ये लाइन अगर आपको समझ आ गई तो सर आज ये सेक्शन 1 तो ऐसे आ जाएगा। यानी विद इन 5 मिनट्स आपको पूरा सेक्शन आता होगा। बस इस लाइन पे फोकस करना है, स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल। इस लाइन को समझना पहले जरूरी है, रट्टा बट्टा तो देखो मारेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल। स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी स्पेशल बारे में जब हम बोले, और जनरल का मतलब होता है जनरल। अब एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा क्लास के सारे बच्चे खड़े हो जाएं, क्लास के सारे बच्चे खड़े हो जाएं, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है या जनरल? जनरल। जनरल क्यों है? क्योंकि मैंने सबके लिए बोला, ऑल। वो स्टेटमेंट जो जनरल स्टेटमेंट होती है, जो सब पर लगती है, पहला पॉइंट। अब स्पेसिफिक क्या होता है? मैंने कहा सारे बैठ जाएं एक्सेप्ट हर्ष, एक्सेप्ट हर्ष। अब मैंने पहले एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी और एक जनरल दी। मैं कहा जो हर्ष बैठेगा नहीं, ये स्पेसिफिक है या जनरल? स्पेसिफिक, क्योंकि मैं किसी एक बंदे के लिए बोल रहा हूं। तो सर दो स्टेटमेंट हुई, एक स्पेसिफिक और एक। अब बहुत ध्यान से सुनना, जब मैंने कहा सारे के सारे बच्चे बैठ जाओ एक्सेप्ट हर्ष, क्या बाकी सारे बच्चे बैठ गए? यस। क्या हर्ष बैठा? नो। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि हर्ष के लिए कौन सी स्टेटमेंट लगी? स्पेसिफिक। तो सर ऐसे लॉ में भी होता है, अगर दो स्टेटमेंट चल रही हैं तो स्पेशल वाली स्पेशल पे ही लगेगी। यानी स्पेसिफिक हमेशा प्रिवेल करती है, आगे निकल जाती है किससे? जनरल से। क्या हर्ष जनरल स्टेटमेंट फॉलो करेगा? हर्ष भी तो बच्चा है, पर हर्ष बैठेगा क्या? नहीं। हर्ष स्पेशल स्टेटमेंट फॉलो करेगा, जनरल स्टेटमेंट फॉलो। देखो अब लाइन समझ आ रही है, स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर। अब मैं आपको सिंपल बोलूं, अगर दो स्टेटमेंट है लेकिन कोई स्टेटमेंट स्पेसिफिक है और मैंने स्पेसिफिक स्टेटमेंट अगर किसी को बोली है तो सिर्फ स्पेसिफिक माननी है, जनरल मानने की जरूरत स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल। और एग्जांपल, मैंने कहा सर मैं सीए सीएस दोनों को पढ़ाता हूं, मैंने कहा बच्चों कल की क्लास 10 बजे आपको आना है। अब कौन से आएंगे, सीए आएंगे या सीएस? दोनों, क्योंकि दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। पर मैंने कहा सीए वालों को आने की जरूरत नहीं है। अब कौन से आएंगे? सिर्फ सीएस वाले आएंगे, क्योंकि सीए वाले कौन सी फॉलो करेंगे? स्पेसिफिक वाले, कि सबको आना है एक्सेप्ट सीए वाले। कितनी बात आ सकती है? अब इस लाइन को देखो, समझाता हूं। ऑल स्टूडेंट्स are required to be present except Harsh, except Harsh। अब देखो जिसको समझ आ जाए, ऑल स्टूडेंट क्या है? जनरल स्टेटमेंट, इट्स अ जनरल स्टेटमेंट, सबके लिए अप्लाई हो रहा है, दैट इज अ जनरल थिंग। स्पेशल थिंग तो हर्ष के ऊपर थी, तो ये क्या थी? स्पेशल स्टेटमेंट। स्पेसिफिक थी क्या? yes, अब हर्ष कौन सी फॉलो करेगा? स्पेसिफिक वाली। जनरल वाली फॉलो? यानी इफ देयर इज टू स्टेटमेंट तो स्पेसिफिक वाली प्रिवेल कर देगी किसके ऊपर? क्या वो लाइन अपने आप नहीं आ गई? स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर, यानी रट्टा वट्टा से कुछ होने वाला है ही नहीं। स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल। बोलो भाई इतना आ रहा है क्या? स्पेसिफिक हमेशा जनरल से प्रिवेल करती है। अगर आपको ये आया तो मैं ऐसा बताने वाला हूं कि आपको पूरा सेक्शन 1 आने वाला है। बोलो इतने में पहले कोई डाउट? स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल। अब मैं आपको कंपनीज एक्ट की कहानी सुनाने वाला हूं और देखते हैं आपको कंपनीज एक्ट आ सकता है या नहीं आ सकता। सेक्शन 1 किसकी बात कर रहा है? एप्लीकेबिलिटी की। सेक्शन 1 किसकी बात कर रहा है? एप्लीकेबिलिटी, यानी ये लॉ किस पर लगेगा, ये लॉ किस पर लगेगा। तो यार एक बात बताओ, ये तो वेली वेली बातें नहीं हो गई। लॉ का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013।
आप बता दो इस एक्ट का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। तो यानी ऑब्वियस सी बात है, अप्लाई टू किस पर होता होगा? अप्लाई टू कंपनी। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बोलो ये बात आपको पहले से नहीं पता क्या? नाम से ही पता चल गया ये लॉ किस पे लगेगा? कंपनी पे लगेगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट है, कंपनी का कानून जो 2013 में आया था, तो कंपनी पे तो लगेगा। अब मेरे को एक बात बता दो, हमने पढ़ा कंपनी कैसे बनती है, तो हमने सर जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होंगे, जो किस में रजिस्टर्ड होंगे? 2013 में। या हमने पढ़ा अदर प्रीवियस लॉ, अदर प्रीवियस लॉ। बोलो इतनी बात में कोई डाउट? यानी हमें देखो सेक्शन 1 कैसे आने वाला है सर, ये जो कंपनीज एक्ट है ना, ये कंपनी पे लगेगा। कौन सी कंपनी पे लगेगा? जो 2013 में रजिस्टर्ड हुई है या पुराने किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड हुई है। बोलो पहली लाइन में कोई डाउट? अब ये लाइन देखो आपके सामने लिखी हुई है, कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइज टू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अनदर प्रीवियस कंपनी लॉ। बोलो पहली लाइन में कोई डाउट? आपने बोला सर वो वाली लाइन तो यूज ही नहीं हुई जो आपने अभी सिखाई, स्पेसिफिक प्रिवेल ओवर जनरल। अब होगी ना, अब इसका सही समय आ गया है किस लाइन को यूज करने का? स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल। और देखते हैं कितना आसान हो सकता है ये। सर बस आप मेरे ये दो हाथ, वो कहते हैं ना सर एक BRS होता था, उसी तरीके से ये दो हाथ का यूज करना है, पर ये थोड़ा दूसरे तरीके का है। बस आप मेरे को एक बात बताओ, आपने सुना बैंकिंग कंपनी होती है, कौन सी कंपनी? बैंकिंग। मैं बोलने से पहले लिख भी देता हूं साथ साथ ही, ताकि आपको समझ आए। बैंकिंग कंपनी, सुनते जाना बस। सही, जो बैंकिंग कंपनी है इसका नाम क्या है? बैंकिंग प्लस कंपनी। मैं सीओ लिखो इससे पहले पूरे लिख देता हूं ताकि आपको दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। बैंकिंग कंपनी यानी ये कंपनी तो है। अब मेरे ध्यान से सुनना सर, अगर ये बैंकिंग कंपनी है तो इस पर दो तरीके के कानून नहीं लग रहे होंगे। कंपनी है तो कंपनीज एक्ट तो लगता होगा, और बैंकिंग है तो बैंकिंग की रेगुलेशन भी लगती होगी। अब आप बोल सकते हो क्या कि सर बैंकिंग कंपनी में कितने लॉज लगते होंगे? कंपनीज एक्ट भी और बैंकिंग लॉज भी। कोई डाउट पहले इतने में, कितने लॉज लग रहे हैं? दो। बैंकिंग कंपनी में दो तरीके के लॉज लग रहे हैं, बैंकिंग एक्ट भी लग रहा होगा, बैंकिंग रेगुलेशन भी लग रही होगी, और साथ में कंपनीज एक्ट भी लग रहा होगा। अब बहुत ध्यान से बैंकिंग कंपनी पे जब ये दोनों लॉ लग रहे हैं, स्पेशल वाला लॉ कौन सा हुआ इन दोनों पर? बैंकिंग वाला, क्योंकि बैंकिंग वाला सिर्फ बैंकिंग पे लगता है और कंपनी वाला तो सब पे लगता है। अब मुझे यहां पे ऐसे बोल सकते हैं क्या कि सर बैंकिंग, बहुत ध्यान से, एक आ गया तो आपको सारा आ जाएगा। बैंकिंग कंपनी पे कितने लॉ लगते होंगे? दो, कंपनीज एक्ट 2013 और बैंकिंग रेगुलेशन। अब मुझे नहीं पता कौन सी, लेकिन हम बोल रहे हैं बैंकिंग, क्योंकि हमारे काम की ही नहीं है, हमें से समझना है अभी। बोलो इतने दो लग रहे हैं, पर इसमें से स्पेशल वाला और जनरल वाला क्या है? कंपनीज एक्ट कैसा है? जनरल। क्योंकि सर कंपनीज एक्ट तो बैंकिंग वाले पे भी, नॉर्मल वाले पे भी, सब पे लगता है, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन सिर्फ बैंकिंग पे लगती है, तो ये क्या होगी? स्पेशल। बोलो आ रहा है इतना? इतने में कोई डाउट? अब हमने एक लाइन बोली थी, आप बोल दो स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल। अब बहुत ध्यान से सर, जब भी कोई बैंकिंग कंपनी होगी क्या उसमें कंपनीज एक्ट लगेगा? यस। क्या उसमें बैंकिंग एक्ट लगेगा? यस। सर दोनों लगेंगे? यस। अब भाई साहब हमारा तो लॉ भी वैसे ही है, ऐसे ऐसे आया, दोनों में क्लैश हो गया। यानी कंपनी लॉ में कुछ और बात लिखी है और बैंकिंग लॉ में कुछ और बात लिखी है। अब क्या करें? तो हमारी लाइन क्या होगी? स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर। अगर सर वैसे तो बैंकिंग पे भी, बैंकिंग कंपनी पे भी हमेशा कंपनी लॉ लगेगा, बट इन केस ऑफ क्लैश, इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, सर देखो बहुत ध्यान से, ऐसे आए, कंपनी लॉ आ रहा है, बैंकिंग लॉ आ रहा है, कौन सा हट गया? कंपनी लॉ, क्योंकि स्पेसिफिक वाला प्रिवेल करेगा, तो कंपनीज एक्ट पीछे हो जाएगा। यानी अब हम क्या बोल रहे हैं? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो कहता है सर बैंकिंग पे भी पूरा कंपनी लॉ लगेगा, अनटिल एंड अनलेस उसके एक्ट में कुछ अलग लिखा हो, तब तक हमारा लॉ चलता। क्या अब ये वाली बात समझ आ गई कि सर कंपनी लॉ तो लगता ही हमेशा और बैंकिंग में लगेगा, लेकिन जैसे ही इसमें कुछ अलग और इसमें कुछ अलग है तो ये कंपनीज एक्ट पीछे हट जाएगा, क्योंकि हमें लाइन आ गई है स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर। अब आपको एक गेम दिखाऊंगा और आप बोलोगे आपको पूरा आता है, पूरा का पूरा सेक्शन खत्म हो चुका है। मैं आपको एक स्कीम दिखा रहा हूं और देखना आपको आता है या नहीं आता।
क्या मैंने बैंकिंग के लिए ऐसी बात बोली? अब आप बोल दो बैंकिंग कंपनी पे कमी लगेगा क्या? यस, until there is a contradiction. बोलो आ सकता है क्या? कॉन्ट्राडिक्शन किसके साथ? विथ देयर एक्ट, विथ देयर स्पेशल एक्ट. बोलो कोई डाउट इतने में? No, sir. अब मैं बताऊं, मैं कुछ भी ना बताऊं, आपको सब आता है. सुनना ध्यान से, बस अब आपको लाइनें सुननी है. इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी. सुनना ध्यान से बस. इंश्योरेंस कंपनी. और ध्यान से सर, फिर से वही स्कीम. इंश्योरेंस कंपनी में कितने लॉज? 2. कंपनी है तो कंपनीज एक्ट तो लगेगा. इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस का भी एक्ट लगेगा. सर देयर इज 2 एक्ट, कौन से फॉलो करने हैं? दोनों. सर कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना और इंश्योरेंस एक्ट भी फॉलो करना है सर. लेकिन कभी अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है और इंश्योरेंस एक्ट कुछ और कह रहा है, कंपनीज एक्ट पीछे हो जाएगा और इंश्योरेंस एक्ट आगे आ जाएगा. क्योंकि लाइन क्या पढ़ी हमने? स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर. यानी इस लाइन से सारे खत्म. बोला आगे क्या? अब मैं आपको अगला ना बोलूं. अब ये तो देखो मैं ऐसे बोल दूं डिट्टो सेम, तुम्हारा बोलने की भी जरूरत नहीं. अब बस नाम याद करने हैं. बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो. सुनना ध्यान से. तीसरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. तीसरी कौन सी कंपनी? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. क्या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी कंपनी है? यस, लिखा आ रहा है बार बार कंपनी, तो कंपनीज एक्ट तो लगेगा. इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी एक्ट होगा. फिर से वही ड्रामा सर, दोनों लगेंगे. यस, तब तक जब तक कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो जाता. जैसे ही कोई कॉन्ट्रडिक्शन होगी कौन पीछे हट जाएगा? कंपनीज एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रिवेल. क्योंकि ये सारे एक्ट कैसे हैं? स्पेशल. एक ही लाइन से देखो कहानी आई, वरना में रट्टा मारना पड़ता. स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल. क्या 3 आ गए? सुनते हैं, खत्म होने वाला है. चौथा कहता कोई भी स्पेशल एक्ट से बनी. अब तो डायरेक्ट ही बोल दिया, कह रहा कोई भी कंपनी जो स्पेशल एक्ट से बनी हो. जैसे सर हम बोल देंगे हमारा इंस्टीट्यूट आईसीएसआई, आईसीआई ये भी स्पेशल एक्ट है और मान लो कंपनी के फॉर्म में बने तो इस पे कंपनीज एक्ट भी होगा. चलो और अच्छा एग्जांपल देते हैं. इंश्योरेंस, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वैसे तो इंश्योरेंस के अंदर भी आ गया, बट इसका भी क्या है? स्पेशल एक्ट है. इसका एलआईसी एक्ट है. अब ये कंपनी तो है, अगर कंपनी है तो इस पे कंपनीज एक्ट तो और साथ में इसका स्पेशल एक्ट भी. जैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन होगा कौन पीछे हट जाएगा? स्पेशल वाला प्रिवेल कर जाएगा और जनरल वाला पीछे. बोलो हमें आ रहा है क्या? देखो लास्ट में जब हम थक जाते हैं तो बोलते हैं आगे जाकर कोई और बताएंगे, तो वो भी अभी तो इतना ही है. और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड कौन कर देगा? गवर्नमेंट. बोलो इतना आ रहा है क्या? यानी मुझे देखो अभी खत्म होने वाला है सेक्शन 1. सर सेक्शन 1 किसका था? एप्लीकेबिलिटी का. 5 मिनट चाहिए. सेक्शन 1 आपके टेस्ट पे होगा. सेक्शन 1 किसका था? एप्लीकेबिलिटी. किस पे लगेगा? कंपनी पे. कौन सी कंपनी? जो इस एक्ट में लगी, चाहे प्रीवियस एक्ट में बनी, जो इस एक्ट में बनी हो या प्रीवियस एक्ट में बनी हो. लेकिन 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 सर क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में लगेगा? यस. क्या ये इंश्योरेंस में लगेगा? यस. क्या ये उसके अलावा हमने कौन सा बड़ा स्पेशल एक्ट में लगेगा? यस. क्या ये और किसी में लगेगा? यस. जो भी स्पेशल वाली है सब पर लगेगा, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो स्पेशल हो, सब पे लगेगा. अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन होगी तो स्पेशल वाला आगे आ जाएगा. बोलो आ रहा है क्या? देखो सेक्शन खत्म हो गया. ये है स्मार्ट वर्क. अब देखो मैं जैसे जैसे बोलूंगा आप सुनना. क्या इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा? यस. अब देखो लाइनें वाइनें में सब आती है. एक्सेप्ट इफ इनकंसिस्टेंट विद द इंश्योरेंस एक्ट. कह रहे सर तब तक लगता रहेगा जब तक कि किसके साथ इनकंसिस्टेंट ना हो जाए? इंश्योरेंस वाले के साथ. क्योंकि वही वाली कहानी, अगर इंश्योरेंस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो पीछे कौन हट जाएगा? इसलिए एक्सेप्ट वर्ड यूज कर रहा है. तो इनकी लैंग्वेज में हमें समझ आ जाएगा अगर हमें कॉन्सेप्ट आते हैं तो. अगला बैंकिंग. यस, अप्लाई टू द बैंकिंग. एक्सेप्ट जब वो किसके साथ इनकंसिस्टेंट हो जाएगा? बैंकिंग वाले के साथ. एक्सेप्ट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. सुनना आगे. मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी पे कब तक लगेगा? जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी वाले के साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं. एक्सेप्ट इनकंसिस्टेंट विद द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. और स्पेशल वाले में भी सेम. तो देखो अगर एक लाइन आती थी तो हमें पूरा अपने आप आता था. इधर वाले बॉक्स में कोई डाउट नहीं. क्या हमारे को याद हुआ? समझ भी आ गया कि अच्छा सर ऐसी कोई कहानी थी. स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल. बोलो भाई आ रहा है क्या? अब एक बात बताओ, मजाक मजाक में हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट 2050 2013. ये पता है आपको चाइना पे लगता है. ये किस पे लगता है? चाइना पे. हाँ सर. चाइना पे लगता तो ह्यूंचो हंचो हंचो लिखा होता ना.
इंग्लिश हिंदी में ऐसे तो लिखा, नहीं, ये थोड़ा सा लॉजिकल था। सर ये किस पे लगता है सिर्फ? इंडिया। इंडिया पे। एक बात समझ लेना, दो तरीके के एक्ट होते हैं, एक सेंट्रल एक्ट होता है और एक स्टेट एक्ट होता है। जब स्टेट एक्ट होता है तो किसी एक स्टेट पे लगता है। जैसे मैं आपको बता दूं तो डीएमआरसी सुना है क्या? यस सर। डीएमआरसी क्या होता है इसका फुल फॉर्म? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ये जो लॉ है ये दिल्ली की मेट्रो पे लगेगा या कहीं भी लगा दे? मेट्रो ही नहीं है लेकिन रूल लगा रहे हैं। ये दिल्ली का डी आ रहा है ना, लेकिन ये कंपनीज एक्ट में कोई स्टेट वाइज नहीं है, ये पूरे इंडिया पर लगता है। तो अब इसके कंपनीज एक्ट की जुरिडिक्शन क्या होगी? ऑल ओवर द इंडिया। ऑल ओवर द इंडिया। बोलो ये बेसिक बेसिक बातें आती है क्या? Yes. एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। पहले यहाँ पे कई बार बोला जाता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तब वो कहानी तो वहीं की वहीं समाप्त हो गई। बोलो इतना आएगा क्या? यस सर। सेक्शन 1 देखो हमारे टिप्स पे आना चाहिए। पहला सेक्शन कंपनी लॉ का हमें टिप्स पे आ गया तो कंपनीज एक्ट तो हमें आएगा ही आएगा। बोलो भाई पहले सेक्शन में यहां तक कोई डाउट? मुझे चाहिए कि आपकी टिप्स पे आ जाए और आप चलते फिरते बोल पाओ अरे सेक्शन 1 कुछ भी नहीं, एप्लीकेबिलिटी। सर कोई भी कंपनी जो इंडिया में बनेगी उस पर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा, चाहे वो इस एक्ट में बनी हो या प्रीवियस एक्ट में। अरे सर चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो स्पेशल वाली हो या और कोई जो गवर्नमेंट बता देगी, तब तक कंपनी लॉ लगेगा जब तक उसके स्पेशल एक्ट में कोई दिक्कत नहीं हो। खत्म। बोले इतने में कोई डाउट? इतना बड़ा सेक्शन है ये, लेकिन हमें पहला सेक्शन तो आ ही रहा है, इतने में कोई डाउट? अब वाहियात बातें, अब अति वाहियात बातें। अब जो बोलने वाला वो अति वाहियात है पर जरूरी है, क्योंकि सर हमारे जैसे लोग, कुछ लोग होते हैं ना वाहियात बच्चे। मैं आपको एक वाहियात बच्चों का एग्जांपल दे देता हूं। वाहियात लोग, वाहियात बच्चे, ये उन्हीं की कहानी है जिनका दिमाग उल्टा दौड़ रहा होता है। एक दिन मैंने एक क्लास रखी, ध्यान से सुनना आप, ये एग्जाम्पल और वो कहानी एकदम मैच कर जाएगी। मैंने एक दिन एक क्लास रखी, मैंने लिखा दिस क्लास इज स्पेशली फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। ये किसके लिए थी? सीएस एग्जीक्यूटिव। एक बच्ची का मैसेज आया, क्या मुझे भी आना है? उसने मैसेज, ये वैसे ग्रुप पे मैसेज गया, उसने रिप्लाई प्राइवेटली में करते हुए मुझे मैसेज किया, क्या मुझे भी आना है? सुनना ध्यान से और आप लिंक कर पाओगे जो अगला कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। कुछ चीजें क्रिएटेड होती है, कुछ सच में हो जाती है, ये सच में हो गई। उसने मुझे मैसेज किया, क्या मुझे भी आना है। मैंने सोचा क्या बोलूं उसको, मैंने कुछ नहीं किया, मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया दोबारा उसको पर्सनली, और मैं कहा प्लीज रीड। मैंने क्या लिखा? प्लीज। उसमें क्या लिखा? दिस क्लास इज स्पेशली फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। उसका मैसेज आया, रीड कर लिया है तभी तो पूछ रही हूं, तभी तो पूछ रही हूं। फिर मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, करे प्लीज बता दो मुझे भी आना है क्या? यहां तक बात समझ आ रही है? मैंने बोला, अब मैंने पूछा, अब देखो मैं, मुझे पता था पर मैंने उसको जान पूछ के समझाने के लिए पूछा, लेकिन वो अभी भी नहीं समझी। मैंने पूछा आप कौन से बैच के हो? उसने बोला सीए इंटर। मैंने पूछा आप कौन से बैच के हो? उसने कहा सीए इंटर। मैंने दोबारा से तीसरी बार मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। कभी कभी बच्चे को समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। मैसेज फॉरवर्ड, अभी भी नहीं समझी वो। उसने दोबारा पूछा, बट उसने लिखा आगे, बट आई एम इन सीए इंटर, क्या मुझे आना है? सोचो क्या बोल रही है वो। मैंने क्लियर बोला है ये किस पे लगेगी? सीएस एग्जीक्यूटिव। और मैं उसको बता भी रहा तू किस में है, सीए इंटर। तो तुझे आने की जरूरत नहीं है। उसने इतने के बाद फिर जब पूछा ना तो मैंने इसको लाइन बोली, हैव यू हर्ड अबाउट स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल? वो सोचने लगे कि क्या हो रहा है, पूछ कुछ रहे बता कुछ रहे। कह रही यस। उसने फिर कॉमा लिखा, प्लीज बता दो।
उससे क्या लिखा प्लीज? बता दो। मैंने कहा नो, उसने लिखा थैंक यू। अगली क्लास में फिर मैंने उसको ये समझाया कि तू क्या पूछी, तो पूरी क्लास के सामने समझाया। तो उसे लगा अबे ये क्या हो गया, कितने हिंट दिए गए डायरेक्टली, तो उसे समझ नहीं आया। तो उसको मैंने फिर नाम दिया, यू आर आवर वाहियात बच्चा। इन बच्चों को नाम क्या दिया गया? वाहियात बच्चा, जो ऐसी बातें करते हैं। वैसे यहाँ पे प्रोविजन भी वाहियात होने वाला है। अगर आपको ये समझ आया तो ये अब आपको मजा आने वाला है कि ये बात, अच्छा लॉ के दिमाग में ऐसा चला कुछ, दैट इज कॉल्ड द टिप्स एंड ट्रिक, जिससे अब ये सेक्शन अपने आप ही समझ आएगा। क्या अभी तक ये कहानी समझ आई कि अगर मैंने किसी के लिए बोला ये लगेगा तो मतलब है ना कि बाकियों के लिए नहीं। अगर मैंने बोल दिया ये सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लास है तो सीए वालों की नहीं है। अब देखो यार ये लॉ भी खेल गया, कह रहा देख भाई ये तो अल्टीमेट है। कह रहे सर ये ना अप्लाई नहीं होगा। मैंने कहा किस पे? कह रहे ट्रस्ट पे नहीं होगा। अब एक बात बताओ ये लॉ किस पे लग रहा था? कंपनी। अगर कंपनी पे लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना ट्रस्ट पे तो नहीं नहीं लगेगा। अभी ट्रस्ट क्या होती है मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा, पर ये ट्रस्ट पे तो नहीं लगेगा। अभी बताने की बात है क्या? सुन भाई कंपनी एक्ट 2013 कंपनी पे लगेगा, ट्रस्ट पे नहीं लगेगा। कहा क्यों बोल रहा है? कह रहा मैं भाई आता हूं। दूसरी बात कह रहा सुन भाई ये ना सोसाइटी पे भी नहीं लगेगा, ये सोसाइटी पर भी। नहीं लगेगा। मैंने ये क्यों बोल रहा है? कह रहा मैं भाई आता हूं। देखो मैंने क्लियर बोला ये कंपनीज एक्ट किस पे लगता है? कंपनी। फिर ये सब बताने की कोई जरूरत है क्या? कह रहा ट्रस्ट पर नहीं लगेगा। पर कुछ वाहियात बच्चे होंगे, वाहियात लोग होंगे जिनके दिमाग में आ जाए कि सर कंपनी का ट्रस्ट में भी लग सकता है, तो उसने इसलिए क्लियर बोल दिया कि नहीं। अब वो कहानी से देखो लिंक हो रहा है। सर क्या सोसाइटी में लग सकता है? जो तारक मेहता की उल्टा चश्मा में सोसाइटी है, गोकुल धाम सोसाइटी पे लगेगा? इल्ले, क्योंकि लॉ ने लिख दिया, वरना तो फिर वही वाली हालात हो जाते। वो पूछते रहते हैं लगेगा क्या सर, एक बार प्लीज बता दो, क्लैरिफिकेशन दे दो। इसलिए लॉ ने क्लैरिफिकेशन दे दी। अभी तीनों बताऊंगा होते क्या है। तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा क्या है? कॉर्पोरेट सोसाइटी। सर देखो मैं तो बता रहा हूँ किसी पे भी नहीं लगेगा। ये 3 ऐसी लॉ लिख के चला गया। प्रैक्टिकली बोलो तो किसी पे भी नहीं लगेगा। क्या एलएलपी में कंपनी एक्ट लगेगा? नहीं। क्या फर्म पे लगेगा? नहीं। वो तो लॉ ने ऐसे 3 लिख दिए कि जाके तू थोड़ा सा संतुष्ट हो जा कि सिर्फ कंपनीज एक्ट कंपनी पे ही लगता है, बाकियों पे नहीं लगता। तो सर ना तो ये ट्रस्ट पे लगेगा, ना तो ये सोसाइटी पे लगेगा, ना तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लगेगा। अब ये तीनों समझा दूंगा डिटेल में कि है क्या, ताकि सेक्शन 1 की पूरी 100% क्लैरिटी आ जाए। पर अभी देखो हमें थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। पूरे सेक्शन का पहले हम क्रक्स करते हैं कि क्या, फिर ये तीनों समझेंगे। सर मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा ध्यान से सुनना सर, मैंने कहा कि सर ये एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। ये सिर्फ कंपनी में लगता है जो कंपनी इस एक्ट में बनी हो या प्रीवियस एक्ट में लगी हो। सर चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, चाहे वो स्पेशल कंपनी हो, या कोई भी कंपनी जो हम बनाएंगे जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, सर तब तक लगता रहेगा जब तक उसके स्पेशल एक्ट में कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। इसके लिए हमने एक लाइन बोली, स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल। बोलो आ रहा था इतना? फिर उससे आगे बढ़े हम, तो मैंने कहा सर एक बात बताओ, क्या ये एक्ट पूरी दुनिया में लगेगा? हमने कहा नहीं, ये एक्ट सिर्फ कंपनी पे लगेगा जो इंडिया में होगी, यानी इंडिया के जुरिडिक्शन पे ये लॉ लगेगा। कह रहे फिर किस पे नहीं लगेगा? तो हमने मजे मजे में बोला सुन बेटे ये ट्रस्ट पे नहीं लगेगा, सुन बेटे ये सोसाइटी पे नहीं लगेगा, सुन बेटे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी नहीं लगेगा। और हमारा सेक्शन समाप्त हो गया। अब सुन लेते हैं थोड़ा सा ट्रस्ट के बारे में भी, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम टॉप नॉच हो। सुनना ध्यान से, ट्रस्ट का मतलब भरोसा होता है। वैसे तो सुना आपने? Yes, sir. भरोसा, भरोसा का मतलब यहां कुछ और है। सुनना ध्यान से सर, ऐसी बात कि मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास पैसा बहुत है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, है नहीं। ध्यान से सुनना, मान लो मनप्रीत, सब इसमें एजम्पशन ही है, ए लॉट ऑफ मनी, और मेरे बच्चे भी हैं, ये भी एजम्पशन है। चाइल्ड, ये अति नालायक, ये क्या है? नालायक, बिल्कुल ही नालायक। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं मर गया तो ये सारे बच्चे मेरे जितने भी हैं ये सारा पैसा डुबो देंगे। मुझे लगा सर एक काम करता हूं, सुनना ध्यान से, एक काम करता हूं, एक बंदा ले आता हूं जो मेरे मरने के बाद या मेरे रहते भी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? मैनेज। बहुत ध्यान से सुन लेना, अभी कभी ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे? मैनेज, और इनको उसका बेनिफिट देते रहेंगे। बोलो आ सकता है क्या? यानी अब ट्रस्ट में होती है 5 चीजें, देखो याद करने के लिए। पहली बात तो मैं,
जो बंदा जिसको बोलेंगे आज से ऑथर, क्योंकि इसी ने सारा कुछ क्रिएट करा, इसको क्या बोलेंगे? ऑथर। जिस पर भरोसा किया उसे बोलते हैं ट्रस्टी, जिस पे भरोसा किया उसे बोलते हैं ट्रस्टी, जिसके लिए किया उसे बोलते हैं बेनिफिशियरी। तो यानी ट्रस्ट के केस में 3 लोग तो होते हैं, ऑथर जो बंदा क्रिएट करता है, जिसको देता है प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए उसे बोलते हैं ट्रस्टी, जिसपे भरोसा किया, और जिसके लिए किया होता है बेनिफिशियरी। 3 बातें आ गई, पर इसके लिए सर पहले एक बार बताओ, कुछ होना भी तो चाहिए, उसको बोलते हैं ट्रस्ट प्रॉपर्टी, कुछ होना भी तो चाहिए। यानी सर एक बंदा जो कुछ क्रिएट कर रहा है, किसी को कोई भरोसा दे रहा है किसी के लिए, पर उसके पास कुछ होना भी क्या होनी चाहिए, कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वही तो मैं उसको दूंगा ना ट्रस्टी को। और ये सब कुछ जब लिखेंगे उसे बोलते हैं ट्रस्ट डीड। इसे क्या बोलते हैं? ट्रस्ट डीड का मतलब एग्रीमेंट। ये 5 इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं ट्रस्ट के। तो हमें अभी से ये भी आ जाएगा कि अच्छा सर ऐसा कुछ भी होता है, तो दैट इज कॉल्ड डिटेल स्टडी। सिर्फ ट्रस्ट बोलकर आगे निकल जाओ तो कोई फायदा नहीं है। ट्रस्ट एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक बंदा ट्रस्ट क्रिएट करता है, जिसे हम बोलते हैं ऑथर, जिसके साथ करता है उसे बोलते हैं सर ट्रस्टी, जिसके लिए करता है उसे बोलते हैं बेनिफिशियरी। ये अपनी कुछ प्रॉपर्टी उसको देता है मैनेज करने के लिए, जिसको बोलते हैं ट्रस्ट प्रॉपर्टी, और जिसमें ये लिखकर साइन करता है उसे बोलते हैं ट्रस्टी। पर इस पर तो ट्रस्ट एक्ट लगता है, इसका अपना कानून है। इस पर कौन सा लगता है? ट्रस्ट एक्ट। इस पर कंपनीज एक्ट। बताओ, ये वेली बात नहीं थी कि सर ये तो कंपनीज एक्ट कैसे लगेगा, इसका तो अपना एक्ट है, उस पे लगे। और ये कहीं कंपनी किसी भी हालात में कंपनी नहीं है, तो कंपनी लॉ से तो कोई लेना देना ही नहीं। बोलो भाई, पहला आ रहा था क्या? और आराम से सुनते हैं दूसरा। सर सोसाइटी हमने पढ़ा सर, सोसाइटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां कुछ लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि सर हम वो रेसिडेंशियल भी हो सकते हैं या अदर भी हो सकती है, पर इसके लिए भी सोसाइटी एक्ट है। कंपनीज एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई लेना देना ही नहीं है तो सर फिर ये वाला एक्ट कैसे लग सकता है? सोसाइटी एक्ट तो गवर्निंग किससे होती है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से। इतना आ रहा है। अब वर्ड सुनना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए बिल्कुल नया है। सर कॉपरेशन से बना, कॉपरेशन का मतलब होता है सर हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे, और उसके लिए जब हम कुछ क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। सुनना ध्यान से सर, ये आपने हमेशा एक प्रोडक्ट यूज किया अमूल का, आपने अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट खाए हैं, पर अमूल की शुरुआत कैसे हुई थी? सुनना ध्यान से सर, वो एक गांव में रहते थे, उस गांव में हर घर में, गांव में जनरल हर घर में गाय वगैरह होती है। सर जब गाय वगैरह हर जगह थी तो उनको ना एक प्रॉब्लम आती थी। बहुत ध्यान से सुनना, अगर गाय है तो सर मान लो एक गाय 15 केजी दूध देती है और उनके पास 2 गायें हैं, तो 30 केजी दूध आ रहे हैं। 3 लोग हैं, क्या वो 3 लोग 30 केजी दूध को खत्म कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पड़ोस वाले को बोलेंगे ले ले, तो वो भी नहीं लेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ लेस डिमांड या नो डिमांड, क्योंकि सबके पास है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड 0 है। इकोनॉमिक्स, इस बात को उन्होंने समझ लिया और देखो कॉन्सेप्ट क्या बना है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बना, और वहां से बनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसलिए बोला देख मेरे यहाँ ना 25 की जो दूध फालतू रह जाता है, इसने कहा मेरे यहाँ भी 20 किलो रह जाता है। इन लोगों ने, सबने, गांव वालों ने बोला यस यस हमारे यहाँ भी रह जाता है, हमारे यहाँ भी रह जाता है। इन्होंने एक बड़ा सा टैंकर ला रहे हैं, सब अपना अपना दूध इसमें डाल दो, और ये टैंकर लेके गए विलेज से सिटी में, फिर उसको सेल किया। जब इन्होंने सेल किया तो इन्हें समझ आ रहे वाओ, अगर हम सारे मिल जाए, और इससे क्या हुआ, जब सारे मिलकर गए तो इनकी कॉस्टिंग भी कम हुई और बेनिफिट भी बढ़ गया। इस चक्कर में इन्होंने धीरे 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 ऐसे किया, और ये अमूल ऐसे ही बना है। तो अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब वहां के देखो सोसाइटी वालों ने एक दूसरे से क्या किया, कॉपरेट, और एक बिजनेस बनाया, उस पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगता है। कंपनीज एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। बोलो हमारा एक सेक्शन पूरा डन हुआ क्या? किसी को इस पॉइंट पे कोई डाउट हो कि सर हमें सेक्शन 1 तो देखो 100% आ गया, अब सेक्शन 1 ना भूलेंगे, कुछ भी भूल जाए पर सेक्शन 1 नहीं। और बताओ पहला सेक्शन ही ना आए और हम कंपनीज एक्ट शुरू कर दें, ये तो फिर तबाही तबाही और तबाही है। सर सेक्शन 1 सिर्फ इतना बोलता था कंपनी लॉ किस पे लगेगा, तो मेरे को बताओ सर, जिसके लिए बना उसी पर लगेगा। कंपनीज एक्ट 2013 विल अप्लाई ओनली टू द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या उससे प्रीवियस किसी भी लॉ में, चाहे वो 1956 हो या उससे पहले भी हो, उससे पहले भी थे। तो सर जो भी लॉ थे जिसपे कंपनी बनी उस पे ये लॉ लगेगा। अब सर चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो स्पेशल एक्ट वाली हो, सब पर लगेगा। कंपनी है तो तब तक लगेगा जब तक उसमें जनरल बातें हैं जो स्पेशल वाले से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होती। जैसे ही कॉन्ट्रडिक्ट होने लग जाएगी, कंपनीज एक्ट अपने 4 कदम पीछे ले लेगा। इतना आता है। ये इंडिया के जुरिडिक्शन पे लगेगा। और सर ये ट्रस्ट
सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नहीं लगेगा। समाप्ति हो गई सेक्शन 1 की। कि इतनी बात आ सकती है